हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। वह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, इसके बारे में एकदम डिटेल चीजें आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और जानते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में। नाम से स्पष्ट है ये क्या है, सूक्ष्मदर्शी। यानी सूक्ष्मदर्शी है, यानी इसकी सहायता से हम अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा देख सकेंगे। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, अत्यंत छोटी वस्तुओं को बड़ा देख सकेंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ये क्या होता है, इसकी संरचना सबसे पहले देखते हैं। चीजें सब आसान है, लास्ट तक देखेंगे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, दो उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है ना। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं। ये पहला उत्तल लेंस और ये दूसरा वाला उत्तल लेंस। ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला उत्तल लेंस होता है वह दूसरे वाले उत्तल लेंस से थोड़ा सा छोटा होता है। छोटा कहने का मतलब क्या है, छोटा कहने का मतलब है कि इसकी फोकस दूरी कम, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होती है। ठीक है। इसका जो द्वारक मतलब ये उत्तल लेंस का ये वाला जो भाग है, इसका द्वारक कम, इसका द्वारक ज्यादा होता है। यानी कि जो यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं और दोनों उत्तल लेंस कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक के होते हैं और ये दोनों एक ही अक्ष पे रखे होते हैं। दोनों एक ही अक्ष पे रखे होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, सपोज किया हमने वस्तु को यहां पे रखा है, इतनी बड़ी सी वस्तु है, कोई वस्तु ए बी। हमेशा यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो भी वस्तु रखी जाएगी वह F और 2F के बीच में रखी जाएगी। इतना बात आप जानते रहिए। सपोज करते हैं ये क्या है, ये जो उत्तल लेंस है इसकी फोकस दूरी यहां पे है, F डैश कह देते हैं, और इसका ये वाली जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2F डैश। ठीक है ना। तो ये उत्तल लेंस की मुख्य फोकस इधर होगा, F कह देते हैं, अभी बात समझिए। ठीक है ना। उसके बाद इसका 2F इधर होगा। ठीक है, बातें समझते चलेंगे। हमने क्या किया, देखिए ये वाला जो लेंस है यह वस्तु के नजदीक है। वस्तु के नजदीक होने के कारण इस लेंस को हम लोग कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। ठीक है ना। इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इंग्लिश में आप कह सकते हैं। ठीक है। इस वाले लेंस को क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे। यानी कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के सामने वस्तु को F और 2F दूरी के बीच में रखा जाता है। अब चलिए प्रतिबिंब बनाते हैं। आप इतना जानते हैं कि अगर वस्तु को F और 2F की दूरी पर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह 2F और अनंत के बीच में बनता है। ये सब चीजें आपने लेंस के द्वारा प्रतिबिंब के बनना में आसानी से समझा था। क्या होता है, जब वस्तु को F और 2F दूरी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह 2F और अनंत के बीच में बनता है। यानी इसका जो प्रतिबिंब होता है, चलिए हम लोग बनाते हैं। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें कहां से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से ऐसे होकर के चली जाएंगी। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएंगी, तो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधे बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ठीक है ना। उसके बाद यहां पे प्रतिबिंब आपका बन गया। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे बना, यहां पे, वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना जानते रहिए। सपोज करते हैं ये है ए डैश, ये है बी डैश। प्रतिबिंब जो बना वह कितना बना, ए बी का प्रतिबिंब क्या बन गया, ए डैश बी डैश। और ये वाला जो लेंस है, यह वाला जो लेंस है, इसको हम लोग
इसी व्यवस्था के द्वारा रखते हैं, ऐसी व्यवस्था के द्वारा इसको फिट करते हैं कि इसको जरूरत पड़ने पर आगे या पीछे घसकाया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो लेंस था बड़ा वाला लेंस, सपोज करते हैं इसको हमने यहां पे रख दिया, ये एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा जुड़ा होता है, जरूरत पड़ा तो इसको आगे कर दिया, जरूरत के अनुसार उसके पीछे कर दिया, यानी जैसे हमें जरूरत है उसी हिसाब से इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे कहां पे, इस लेंस को करेंगे कहां पे, इस लेंस को हम इस प्रकार से फिट करेंगे कि यह वाला जो प्रतिबिंब बना है इसके, इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के मध्य में बना हो। ठीक है ना। ये जो प्रतिबिंब बना है इस वाले लेंस को हम इस प्रकार से फिट करेंगे, ऐसे व्यवस्थित करेंगे कि जो ये प्रतिबिंब है इस वाले लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बने। देखिए ये अभिदृश्यक लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, अतः इसके फोकस दूरी को हम FO से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है ना। ये वाला जो लेंस होता है वह नेत्र के पास होता है, इसलिए इस नेत्र को हम लोग कहते हैं नेत्रिका यानी आई पीस। ठीक है ना। तो इसको नेत्रिका कहते हैं, अतः इसकी फोकस दूरी को हम लोग क्या कह दिया, FE कह दिया। समझ गए। इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ये वाला, और इसको हम इस प्रकार से फिट करेंगे कि यह जो प्रतिबिंब बना इसके ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो। अब आप लोग जानते हैं जब प्रतिबिंब ऑप्टिकल सेंटर और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखा हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है बताइए, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। सपोज करते हैं यहां पे क्या है, FE है। ठीक है। तो समांतर किरणें चली, यहां से होकर के ऐसे निकल गई। ठीक है। दूसरी किरणें कहां से होकर के जाएंगी, प्रकाशिक केंद्र से। हमने देखा ये दोनों किरणें क्या हुई, फैल रही हैं। ठीक है ना। यहां पे समांतर लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर फिगर ऑफ एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये आप देखेंगे कि ये जो दोनों किरणें हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, फैले। पहले डिस्टेंस देखिए यहां यहां यहां, धीरे 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 डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस बढ़ रहा है यानी ये आगे एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटेंगी। बताइए इन दोनों के बीच डिस्टेंस लगातार बढ़ रहा है तो एक दूसरे को आगे कभी नहीं काटेंगी। तो क्या होता है, इनको आप ऐसे पीछे बढ़ा दीजिए। ठीक है। इनको आप क्या करेंगे, ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, और पीछे बढ़ाने पर हमने देखा कि जो ये दोनों किरणें थी वह यहां पे काटी। सपोज करते हैं ये क्या है, A B। इतनी बात समझ में आया, फिगर कैसे बना वो समझ में आया। और यहां पे हमारा नेत्र है। ठीक है। और नेत्र से हम सारी चीजों को देख रहे हैं। प्रतिबिंब हमें इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, वस्तु इतना बड़ा था, लास्ट में जो प्रतिबिंब बना वह कितना बड़ा बना, इतना बड़ा बना। यही है आपका यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना। ये क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। सबसे पहले यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, इस लेंस से वस्तु की, देखिए लेंस से वस्तु के बीच की दूरी होती है U। बात हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी UO। ठीक है। यह जो लेंस है प्रतिबिंब कहां पे बनाया, यहां पे, तो इस लेंस प्रतिबिंब की दूरी होती है भी, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनाया है यानी इसको हमने कह दिया VO। ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, VO। ठीक है। अब देखिए इस लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, इसके द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इसके लिए क्या करेगा, वस्तु का काम करेगा। यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, U, लेकिन इसका वस्तु कौन सा है, नेत्रिका। नेत्रिका के लिए E प्रयोग करेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, UE। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी, ये प्रतिबिंब कहां पे बनाया है, यहां पे बनाया, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, VE हो जाएगी। ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, VE हो जाएगी। तो ये है आपका कौन सा लेंस, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये क्या है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का फिगर एकदम ऐसे ही बनेगा। फिगर में कुछ भी नहीं रखा है, कोई भी दिक्कत आपको शायद नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा फिगर है। एक बार फिगर को फिर से देखते हैं। सबसे पहले यौगिक सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु होता है वह अभिदृश्यक लेंस के फोकस और 2f की दूरी पर रखा जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब बनता है वह 2f और अनंत के बीच में बनता है।
ठीक है, इसके द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। अतः और इस लेंस को, नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह वस्तु इसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो, जिससे इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? अगर आप यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में लिखना चाहते हैं 2 लाइन में लिखिए। कहिए कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कम द्वारक और कम फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस एक ही अक्ष में रखे होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कम द्वारक और कम फोकस दूरी के 2 उत्तल लेंस एक ही अक्ष में रखे होते हैं। कहेंगे कि वह लेंस जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, तथा वह लेंस जो नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। बात समझ में आया? अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और द्वारक नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी और द्वारक से कम होता है। बताइए, इसकी फोकस दूरी इससे कम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी में एक लाइन में कह सकते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी तथा कम द्वारक के 2 उत्तल लेंस एक ही अक्ष में रखे होते हैं। वह लेंस जो वस्तु के पास होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, वह लेंस जो नेत्र के पास होता है उसे नेत्रिका कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक नेत्रिका लेंस के फोकस दूरी तथा द्वारक से छोटा होता है। तो ये है यौगिक सूक्ष्मदर्शी। एक और पॉइंट इसमें आपको लिखना होता है, प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब का बनना भी एकदम आसान है, रटेंगे तो कभी याद नहीं होगा। यहाँ पे हम जो चीजें समझा दे रहे हैं आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज में जो चीजें यहाँ पे इमेज कैसे बनी है वही आपको दिखाना है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज में क्या दिखाएंगे? कहेंगे कि जब वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने f और 2f दूरी के बीच में रखा जाता है। जब वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने f और 2f दूरी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का उल्टा वास्तविक बड़ा प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बनता है। ये कंडीशन हम लोग जानते हैं। पहली लाइन प्रतिबिंब के बनना में क्या लिखेंगे? कहेंगे कि जब वस्तु को अभिदृश्यक लेंस के सामने f और 2f दूरी के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब 2f और अनंत के बीच में बनता है। अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब, अब देखिए क्या लिख रहे हैं, अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इस लेंस के लिए यानी नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में हो। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? कहेंगे कि अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनाया गया यह प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का काम करता है और इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि यह प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में हो, जिससे जब प्रथम मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होगा तो जिससे इस वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा, ठीक है, वस्तु की ही ओर आभासी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए लास्ट वाले से कंपैरिजन कीजिए। ये क्या है? वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब हमें इतनी बड़ी दिखाई दी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब इतनी बड़ी बनी, यानी वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है? वस्तु से बड़ा और उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा ही प्रतिबिंब तो हमें देखना है। अरे सूक्ष्मदर्शी लगाएं, क्यों? इसीलिए लगाएं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बने वो बड़ा बने, हमें बड़ा दिखाई दे। तो यहां से हमने नेत्र किया, वस्तु इतना बड़ी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आवर्धन क्षमता की, मैग्नीफाइंग पावर की। फिगर बना लीजिए, देखते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चीजें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहां पे आपको थोड़ा सा बोर्ड साइन कर रहा है, यहां पे लिखा है अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, हमें जानना है आवर्धन, आवर्धन क्षमता एकदम आसान है, आसानी से समझेंगे। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है बीटा बटे अल्फा।
ठीक है। बीटा क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना हुआ है। बीटा क्या होता है, जो यंत्र है वह अंतिम प्रतिबिंब जो बना रहा है, यंत्र अंतिम प्रतिबिंब जब बना रहा है, यानी यह प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, वही क्या है, बीटा है। यानी कि यंत्र के द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब हमारे नेत्र पर जो कोण बनाता है उसी कोण को कहते हैं बीटा। तो ये जो प्रतिबिंब है हमारे नेत्र पर यही कोण बना रहा है, ठीक है ना। यदि ये प्रतिबिंब इस लेंस पर कितने अंश का कोण बना रहा है, यही कोण बना रहा है ना जो हमने दिखाया, तो यह कोण क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। बात समझ गए। अल्फा क्या होता है, अल्फा वस्तु को डी डिस्टेंस पर लाइए, यानी निकट बिंदु पर लाइए, ठीक है ना। अल्फा क्या होता है, वस्तु को नजदीक लाते जाइए बड़ा दिखता चला जाएगा और वस्तु को ला करके हमारे निकट बिंदु पर रख दीजिए, तो निकट बिंदु पर यह वस्तु हमें सबसे बड़ी दिखाई देगी। तो निकट बिंदु पर यानी कि हमारे यहां पे आपका नेत्र है, ठीक है, इस नेत्र से डी डिस्टेंस पर रख दीजिए, तब जो एंगल बने इसी एंगल को कहते हैं अल्फा। यानी वस्तु को बिना यंत्र के, कोई भी यंत्र अब नहीं लगाना है, अब कोई भी यंत्र नहीं लगाना है, बिना यंत्र के वस्तु को ला करके डी डिस्टेंस यानी हमारे निकट बिंदु पर रख दीजिए, तब जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अल्फा। ये क्या है, वस्तु है ए बी, सपोज करते हैं एच ओ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई कितना है, एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई हमने कितना मान लिया है, एच ओ मान लिया है। चलिए देखते हैं, आवर्धन क्षमता का ये फार्मूला होता है, हम सब जानते हैं। अब अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे, कहेंगे कि जैसे इसके पहले हमने सिंपल वाले में बात किया था, सब कुछ वही बात चलेगा। चूंकि अल्फा का जो मान है बहुत छोटा होगा, अल्फा बहुत छोटा होगा, क्यों छोटा होगा बताइए, क्योंकि वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु क्या है, बहुत छोटी है, वस्तु इतनी बड़ी है। अब ये सपोज करिए यहां पे जो एंगल बनाएगा वो बताइए बहुत छोटा एंगल बनाएगा। जब बहुत छोटा एंगल होगा तो ऐसे कंडीशन में हम लोग अल्फा के स्थान पर tan अल्फा लिख लेते हैं, ठीक है। जब अल्फा यानी कोण का मान बहुत छोटा हो तो अल्फा के स्थान पर tan अल्फा, बीटा के स्थान पर tan बीटा, गामा के स्थान पर tan गामा लिखा जा सकता है। अर्थात अगर ऐसा है तो अल्फा के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan अल्फा लिखेंगे, ठीक है ना। और अल्फा कहां पे है, यहां पे है। बताइए अल्फा बराबर क्या होता है, लंब, लंब कितना है, एच ओ बटे आधार, आधार क्या है, डी, यानी डी हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब हमें चाहिए बीटा, इसी प्रकार से बीटा भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अरे वस्तु का प्रतिबिंब हमें इतना बड़ा, अब छोटी भी सी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा थोड़ी ना बन जाएगा, ऐसा थोड़ी ना उसका प्रतिबिंब पहाड़ जैसा बहुत बड़ा बन जाएगा, प्रतिबिंब थोड़ा सा बड़ा उससे बनेगा, यानी जो बीटा हमें मिलेगा वह भी बहुत छोटा ही मिलेगा। इसी प्रकार बीटा भी बहुत छोटा होगा। बात समझ रहे हैं, क्यों बहुत छोटा होगा ना, ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब पहाड़ जैसा बहुत बड़ा बन जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा ना। अब जैसे इतना बड़ा वस्तु साइज का प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया, ठीक है, तो द्वारा कोण भी जो बनेगा वह क्या होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अब जब बहुत छोटा है तो बीटा के स्थान पर हम लोग क्या लिख लेंगे, tan बीटा, ठीक है, tan बीटा लिख लिया। अच्छा देखिए बीटा, इसी कोण का मान हमें निकालना है, इस कोण का मान हमें दो त्रिभुजों से निकल सकता है। देखिए ये समकोण त्रिभुज हमें दिख रहा है और एक ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ए बी वस्तु की लंबाई पता है, तो हम लोग जो हमें पता है वहीं जाएंगे ना, जहां कुछ आगम है वहीं जाएंगे ना, जहां कोई जानता ही नहीं वहां जाकर क्या करेंगे। तो ये हम जानते हैं, तो बीटा का मान निकालने के लिए हम लोग यहां पे चलेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज को क्या करेंगे, छोड़ देते हैं। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा बताइए। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है, यहां से यहां तक की दूरी यू ही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, अरे बीटा के सामने वाला ही क्या होगा, लंब होगा, यानी ए डैश बी डैश बटे, ए डैश बी डैश बटे आधार, ये वाली डिस्टेंस हमने कितना मान रखा है, यू ई। समीकरण नंबर 2। अब ए डैश बी डैश का मान हमें क्या करना है, निकालना है। ए डैश बी डैश का मान कितना होगा, यही हमें क्या करना है, निकालना होगा। तो ए डैश बी डैश का मान निकालने के लिए हम जाएंगे रेखीय आवर्धन, ठीक है ना,
ए डैश बी डैश के लिए क्या होगा, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन m बराबर क्या होता है, फार्मूला देखिए किसी भी लेंस के लिए u बटे v बराबर I बटे o होता है। ये फार्मूला हम लोग रेखीय आवर्धन का जानते हैं, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, सॉरी u बटे v नहीं, v बटे u, सॉरी आप लोग भी देखते रहिए, v बटे u बराबर I बटे o होता है। इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं। हम लोग बात करेंगे इस लेंस, अरे इसी लेंस के द्वारा ये प्रतिबिंब बना है तो इसी के लिए बात करेंगे, बिल्कुल। चलिए इसके द्वारा बात करते हैं। m का जो मान होगा वो v बटे u, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमें लेनी है। v मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी देखा हमने कितना है, vo है, तो कितना हो जाएगा, vo बटे, उसके बाद u। अच्छा vo को प्लस में लेंगे कि माइनस में, थोड़ा सा दूरी करके लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। vo बटे u मतलब इसके सामने वस्तु की दूरी, वस्तु इतनी दूर पे रखी है, इतनी मतलब इतनी दूर पे रखी है, ये दूरी क्या है, uo है, तो uo है, ठीक है। इधर क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। अरे ये प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, इसके इधर क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हमने माइनस ले लिया, इज इक्वल टू I बटे ओ, I बटे ओ। I मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, a डैश b डैश, ठीक है, बटे कितना है o, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की लंबाई ab, और ab हमने कितना मान रखा है, h नॉट। अब आप चाहे तो यहां से देखिए ए बी डैश को हम लोग क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, तो यह माइनस है, इस माइनस माइनस से क्या होगा, कैंसिल होगा। ऐसे भी आप लोग कह सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, लेकिन जो किताब में दिया है हम उसी चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ए डैश बी डैश को माइनस ले सकते हैं, क्योंकि ये नीचे है, नीचे कोई भी क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लेंगे तो माइनस माइनस से कट जाएगा, रिजल्ट प्लस आएगा। तो प्लस माइनस रिजल्ट कुछ भी है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं हो। यहां तक हम लोग छोड़ देते हैं। यहां से हमें देखिए ए डैश बी डैश का मान निकल जाएगा, क्या, ए डैश बी डैश का मान निकल जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा भी ओ बटे यू ओ गुड़े एच ओ। देखिए एच ओ भाग में था, इधर आया गुड़े में हो गया। ए डैश बी डैश का मान उठा करके समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए क्या है, समीकरण 2 से देखिए क्या है, समीकरण 2 से है बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, और ए डैश बी डैश का मान कितना है, माइनस भी ओ बटे यू ओ गुड़े एच ओ बटे यू ई। यहां पे कितना है, यू ई है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा बराबर माइनस भी ओ बटे यू ओ गुड़े एच ओ के बटे यू ई। अरे यू ई का इसमें गुणा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बीटा आ गया समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता। क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। बीटा का मान रख देते हैं, बीटा का मान हमने यहां निकाला, माइनस भी ओ बटे यू ओ गुड़े एच ओ के बटे यू ई के बटे अल्फा। अल्फा का मान हमने यहां निकाला है, क्या है, एच ओ के बटे डी, ठीक है। 1 अल्टरनेट वाले कट जाते हैं, एक छोड़े कट जाते हैं, एच ओ से कट गया, जो सबसे नीचे है वो क्या होगा, सबसे ऊपर पहुंचेगा, यानी m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे माइनस भी ओ बटे यू ओ तो रहेगा ही रहेगा, ये d सबसे नीचे सबसे ऊपर, d के बटे क्या हो जाएगा, u e हो जाएगा। ये आया है m का मान, ये m का मान है मैग्नीफाइंग पावर किसकी, इस कंपाउंड लेंस की, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीफाइंग पावर है, आवर्धन क्षमता है किसकी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की। अब यहां से एक चीज और आप देख सकते हैं, m इज इक्वल टू कितना दिया है, माइनस भी ओ के बटे यू ओ, माइनस भी ओ। देखिए भी ओ यानी यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, भी ओ यही है ना, भी ओ बटे यू ओ क्या है,
VO बटे UO क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता नहीं है, ऑब्जेक्टिव लेंस की आवर्धन क्षमता नहीं है। अरे आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है? V के बटे U होता है, ठीक है। तो V यहां से यहां तक की दूरी VO है तो VO लिख दिया, बटे UO है, वस्तु की दूरी UO है तो UO लिख दिया, माइनस में दिया ये वाली डिस्टेंस माइनस में होती है माइनस में लिख दिया। यानी ये क्या है? इसकी मैग्नीफाइंग पावर है, इस लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? VO बटे UO के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? MO। और D बटे UE, D अगर ये प्रतिबिंब D पर बनता, ये प्रतिबिंब कहां पे बनता? D, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे UE क्या है? UE क्या है? UE यहां से यहां तक की दूरी है, यानी प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो क्या हो गया? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी क्या हो गया बताइए? ये इसकी आवर्धन क्षमता हो गई, यानी M, और ये क्या है? I की, ME, ठीक है। तो M बराबर यहां से MO गुणे ME हो सकता है, यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। यहां से आप लोग क्या कह सकते हैं कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अभिदृश्यक लेंस के आवर्धन क्षमता और नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। अरे हम अलग अलग लेंसों की बात करें, इस लेंस की आवर्धन क्षमता V बटे U, यानी इतना बटे इतना, वही तो है इसकी आवर्धन क्षमता। इसकी आवर्धन क्षमता मतलब ये बटे ये, तो यही तो है, ये वाला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं आसान, आपको दिख रहा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये है यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। यहां पे हम दो स्पेशल केसेस को भी देखेंगे, इसी में हमें दो स्पेशल केसेस को भी देखना है, ठीक है। चलिए रफ करते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। यहां पे हमें कुछ स्पेशल केसेस को भी देखना है, ये रफ कर लिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए मेन आवर्धन क्षमता हमें यही मिला है, मेन आवर्धन क्षमता हमें कितना मिला है, ठीक है। चलिए यहां पे लिखते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता है वह कितना है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितना है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता M इज इक्वल टू है -VO बटे UO गुणे D बटे UE, ठीक है, यही है। देखिए लास्ट में फार्मूला हमने यही प्रूफ किया है। अब इसी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को देखेंगे, ठीक है। पहला प्रतिबिंब, पहला कंडीशन देख लेते हैं, पहला कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में पहला, यदि प्रतिबिंब, अगर प्रतिबिंब कह रहे हैं तो कौन सा प्रतिबिंब? अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है ना। यदि प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बने, दूर बिंदु स्वस्थ नेत्रों के लिए कहां पे होता है? अनंत पर होता है, यानी प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। और ऐसा कब होता है कि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? कब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाता है। जब वस्तु को प्रथम मुख्य फोकस पर रखते हैं तब जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। चलिए इस बात को देख भी लेते हैं। हमें पता है लेंस का फार्मूला, देखिए प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए? दूर बिंदु पर, यानी देखिए इसी से प्रतिबिंब बने ना, इसी से लास्ट प्रतिबिंब कहां बने? दूर बिंदु यानी अनंत पर। तो यहां पर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब है VE का मान है वह क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। अतः लेंस फार्मूला लगा देते हैं, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से बताइए क्या हो जाएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। 1/v, v का मान v देखिए VE यानी इनफाइनाइट, माइनस 1/u ऑब्जेक्ट की दूरी, इससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितना है? UE है, UE है। UE को प्लस लेंगे कि माइनस? बताइए, इस लेंस के बाय साइड है और बाय साइड वाली दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। इज इक्वल टू 1/f फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? FE होगी, इसकी फोकस दूरी FE होगी, ठीक है। 1/इंफिनिटी का मान कितना? 0, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1/UE
इज इक्वल टू 1/FE। ठीक है, तो यहां से UE इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, FE। पलट देंगे तो U इज इक्वल टू FE नहीं आ जाएगा। अरे इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, UE इज इक्वल टू FE आ जाएगा। इसमें रख दीजिए, UE के स्थान पर क्या रखना है, FE। अतः आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा बताइए, M इज इक्वल टू -VO/UO गुणे D है, D रखा, बटे UE के स्थान पर कितना रखा है, FE रखा है। ठीक है, UE के स्थान पर कितना रखा है। तो इस कंडीशन में आवर्धन क्षमता, यानी जब प्रतिबिंब दूर बिंदु पर बने, अनंत पर प्रतिबिंब बनना है, तो उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी M बराबर -VO/UO गुणे D/FE। ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि वस्तु का जो अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है वह निगेटिव है। माइनस बता रहा है कि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब क्या है, नेगेटिव है। सॉरी, नेगेटिव नहीं, उल्टा है। उल्टा प्रतिबिंब अगर निगेटिव होता है तो उल्टा, पॉजिटिव होता है तो सीधा। ठीक है, तो ये माइनस बता रहा है कि लास्ट जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा है, उल्टा है। आवर्धन क्षमता इतना हो गया, बात समझ में आया। अच्छा, यहां पे देखिए, जो मैग्नीफाइंग पावर है, यहां से जो आवर्धन क्षमता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है UE के। UE का मान कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। अरे VO, UO, D सब कांस्टेंट है, इसकी बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं इसकी UE की। ठीक है ना, UE की बात कर रहे हैं, IP की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहां से M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू UE है। हमने कहा UE क्या है, FE पर है, और हमें वस्तु को इन्हीं के बीच में ही रखना है। वस्तु को, ये जो प्रतिबिंब बना है, इन्हीं की फोकस दूरी और ऑप्टिकल सेंटर के मध्य में रखना है। तो यहां पे फोकस वस्तु को ला करके हम रखा, इधर रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ही वस्तु को इधर रखेंगे प्रतिबिंब उस साइड बनना स्टार्ट हो जाएगा। यानी यहां पे जो UE है, यहां UE क्या है, मैक्सिमम है, और जब UE मैक्सिमम होगा तो भी UE मैक्सिमम, तो M क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। यानी ये वाला जो फार्मूला आया है वह आवर्धन क्षमता एकदम कम वाला है। यानी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो हम इसे एकदम आराम से रिलैक्स आई से देखेंगे, एकदम आसान से ऐसे देख रहे हैं। बहुत दूर प्रतिबिंब बना है तो आराम से उसको आप देख पाएंगे। ठीक है ना, तो यम क्या है, मिनिमम है इस कंडीशन में। क्यों, क्योंकि UE क्या है, मैक्सिमम है। इस बात को समझ रहे हैं, चलिए। और यहां पे आग कैसा रहेगा, एकदम रिलैक्स रहेगा। अब दूसरी बात करें, ये पहला कंडीशन हो गया। अब दूसरा कंडीशन, यदि प्रतिबिंब कहां पे बने, निकट बिंदु, और निकट बिंदु क्या होता है, D होता है। निकट बिंदु D पर बने। ठीक है, यदि प्रतिबिंब निकट बिंदु किस पर बने, D पर बने। जब निकट बिंदु D पर प्रतिबिंब बनेगा तब क्या होगा बताइए, यानी VE का जो मान है, वह कहां बन जाए, D पर बन जाए। और किस साइड बन रहा है, बाएं साइड मतलब क्या, -T। अतः लेंस फार्मूला लगा देते हैं। लेंस फार्मूला यही है, 1/V। V मतलब VE, देखिए अंतिम प्रतिबिंब की बात हो रही है, यानी इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, VE है, और कहां पर बने, -D डिस्टेंस पर बने, तो -D माइनस U, इसके द्वारा रखा हुआ वस्तु, इसके सामने वस्तु कितनी दूर पर रखा है, UE। माइनस लेंगे कि प्लस, बाएं साइड है, माइनस लेंगे, दाहिने साइड रहता तो प्लस लेते। फिर -1/F, इसकी फोकस दूरी कितना है, FE। इसको माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव। ये देखिए -1/D है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1/UE, इधर 1/FE है, इधर क्या है, 1/D है। ठीक है, 1/UE का मान उठा करके इस समीकरण में रख दें। ये मेन मैग्नीफाइंग पावर है, यहां तो हम स्पेशल कंडीशन लगा रहे हैं ना, ये मेन मैग्नीफाइंग पावर, ये मेन आवर्धन क्षमता है, इसी में सब मान को रखना है। अतः आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा, आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू कितना है बताइए, माइनस भी ओ बटे यू ओ गुड़े डी के बटे यूई है, डी बटे यूई है, यूई को ऐसे लिख सकते हैं कहा 1 अपान यूई, अरे डी बटे यूई को ऐसे लिख सकते हैं और 1 अपान यूई के स्थान पर हमें कितना रखना है 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। ठीक है, तो यहां पे हमें कितना रखना है 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी। डी का गुणा करा देते हैं, m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस भी ओ बटे यू ओ। देखिए डी का गुणा 1 में होगा 1 अपान एफ ई, डी का गुणा डी में होगा डी बटे डी, यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस डी के बटे एफ ई हो जाएगा। मैग्नीफाइंग पावर कितना आ गया माइनस भी ओ बटे यू ओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। ये माइनस क्या बता रहा है, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पर जो यूई है वह क्या है, मिनिमम है, एकदम कम दूरी पर रखेंगे तो जो आपका मैग्नीफाइंग पावर है वह कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। बताइए मैग्नीफाइंग पावर यहां पे यूई मैक्सिमम था तो यम मिनिमम था यहां से। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहां से आप इसी से हमने ये बनाया हुआ है। ठीक है, अब प्रतिबिंब एकदम नजदीक बन रहा है तो आंख को एकदम ऐसे करके देखना पड़ेगा, एकदम नजदीक बन रहा है तो आंख को एकदम नजदीक तनाव में रहना पड़ेगा, यानी इस कंडीशन में आंख आपकी क्या रहेगी, अत्यधिक तनाव में रहेगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन स्पेशल कंडीशन है, इन दोनों स्पेशल कंडीशन को भी आप लोग नोट कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी दोनों सूक्ष्मदर्शियों को हमने पढ़ लिया है। आई होप दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ज्योतिष दूरदर्शी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।